इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 के हिंदी में संचयन का चैप्टर टोपी शुक्ला। ये वीडियो पार्ट टू है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि टोपी ने अपनी मम्मी को अम्मी कह के संबोधित करा था, तो उसकी वहां पर पिटाई होने लग गई थी क्योंकि वो हिंदू परिवार का था और वहां पर अम्मी नहीं कहा जाता है। हिंदू परिवार में अम्मी नहीं कहा जाता है, अम्मी कहा जाता है मुसलमानों के परिवार में। तो अब हमें पढ़ना है यहाँ से। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उससे छोटा ही रहा। दूसरे ही दिन वह स्कूल में इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बात बता दी। दोनों जुग्राफिया घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान में इरफान ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। तोरी दादी हमारे घर आ जाए और हमरी तोरे घर चली जाए। हमारी दादी तो बोलियो तू ही लोगन को बोलती। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी तो 12 बुर्ज की कहानी कहानी आती है। तू हमें एक ठोस दादियों ना दे सकियो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरी अब्बू की अम्मा भी तो है, इरफान ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी। हाँ, तो फिक्र ना करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी है। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहां सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के हजार कहने के बाद भी उसके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। इस बातों का
प्रेम इस बात का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घरवालों न समझा पाए थे। घरवाले ना समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 वर्ष की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास से इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था। इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को उसका एहसास था कि वह कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया। गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया। गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउ दैट? हेड माली अंपायर था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस डैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण, ए बीलू ने अंपायर को आवाज दी। भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासी? नहीं साहब, अंपायर ने कहा। साहब के शहर के मशहूर दागदर हैं।
यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, बट ही लुक्स सो क्लमजी। बीलू बोला। ए टोपी अकड़ गया, तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लहियो। ओह यू। बीलू के हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। पेट में 7 सुइयां ढूंकी तो टोपी के होश ठिकाने आए, और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया, और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मन मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिनों में मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था। उनके लिए था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह बहुत खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए, हम जाड़ा ओड़ा न खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा, तुम जूते खाओगे? सुभद्रा देवी बोली, आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जाता, पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो? मुन्नी बाबू ने बिगड़कर कहा। का हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था? दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। रामदुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। तू 10वीं में पहुंच गईल बाड़। सीता ने कहा, तू है दादी से टर्राव के त नाही चाही, किनऊ तोहार दादी बाड़िन। सीता ने तो बड़े आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तक वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में
ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर में उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउडी था, वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या रामदुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। वह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों को हवाई जहाज उड़ाए हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन से पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपका, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वीं में थे। वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता, उसे अपना बैठना अजीब लगता। सब उस पर सितम। यह हुआ कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है? शाम अवतार या मुहम्मद अली भद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वह होते जो पिछले साल 8वीं में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वीं में थे, 7वीं वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता भी रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारा जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगली साल हाई स्कूल का
इम्तिहान देना है, तुमसे पारसाल पूरा होगा, तुमसे पारसाल पूछ लूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार नवे में आया तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसर्च में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला था। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, एर्थ वालों से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे दर्जे में पास हो गए। थैंक यू।